हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ एन इनलाइन सी एस एस इज़ यूज इन एच टी एम एल डॉक्यूमेंट। तो सी एस एस की फुल फॉर्म हमने पहले भी डिस्कस की थी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है सी एस एस की फुल फॉर्म। और जो इनलाइन सी एस एस है वो एच टी एम एल में कैसे यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा, बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द एच टी एम एलिमेंट। तो आपको जो है स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है। अगर आप सी एस एस की फुल फॉर्म देखें तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तो यहीं से आप याद रखेंगे स्टाइल से कि स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से जो है यूज़ करके आप एच टी एम एल एलिमेंट में सी एस एस का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। एच टी एम एल एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एच टी एम एल एलिमेंट। तो एच टी एम एल एट्रीब्यूट्स, ऑल एच टी एम एल एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट। जितने भी एच टी एम एल के एलिमेंट होते हैं उनके लिए एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट। जो एट्रीब्यूट है वो एक अतिरिक्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं उस एलिमेंट के बारे में। नेक्स्ट है, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन दी स्टार्ट टैग। ये जो है आपको याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एट्रीब्यूट जो होते हैं वो कहाँ पे स्पेसिफाई किए जाते हैं। ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, 4 ऑप्शन दिए हों, तो आप याद रखेंगे जो आपका स्टार्ट टैग होता है वहीं पे आपके जो है एट्रीब्यूट वो स्पेसिफाई किए जाते हैं। नेक्स्ट है, एट्रीब्यूट यूजली कम इन नेम वैल्यू पेयर लाइक नेम इक्वल टू वैल्यू। देख लेते हैं नीचे तक, एच आर ई एफ एट्रीब्यूट है। यूज़ कैसे करेंगे इसको ये भी बताया। द ए टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक, ये भी हमको पता है। तो ये हमको पता था कि जो ए टैग होता है हमारा वो डिफाइन करता है हाइपरलिंक। द एच आर ई एफ एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द यू आर एल ऑफ द पेज द लिंक गोज टू। तो एच आर ई एफ एट्रीब्यूट क्या स्पेसिफाई करता है, यू आर एल। तो और ये जो है ए टैग के अंदर यूज़ होता है। देख सकते हैं फॉर एग्जांपल में ये ए टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने एच आर ई एफ जो भी आपका यू आर एल है वो है आगे, और यहाँ पे ये क्लोज हो गया। पिछले वीडियो में ही हमने एस आर सी एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा है। द आई एम जी टैग इज़ यूज टू एम्बेडेड एन इमेज इन एच टी एम एल पेज। द एस आर सी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पाथ ऑफ द इमेज टू बी डिस्प्लेड। पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एस आर सी टैग किसके साथ यूज़ होता है, तो माफ़ कीजिए एस आर सी एट्रीब्यूट किसके साथ यूज़ होता है। तो हमने देखा था उसमें कि आई एम जी टैग के साथ ही यूज़ होगा, अकेले ये कभी भी यूज़ नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं आप, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा वहाँ यहाँ पे आपको उसका एग्जांपल मिल गया। क्वेश्चन में हमसे स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में पूछा गया था। द स्टाइल एट्रीब्यूट इज़ यूज टू ऐड स्टाइल टू एन एलिमेंट। तो एक एलिमेंट को स्टाइल प्रोवाइड करवाता है, ऐड करता है उसमें, जैसे कि उसके कलर, उसका फॉन्ट, उसका साइज़ और एट्सेट्रा कुछ अदर इन्फॉर्मेशन। तो स्टाइल एट्रीब्यूट देख सकते हैं आप, पी टैग के अंदर स्टाइल हमने यूज़ किया है। दिस इज़ अ रेड पैराग्राफ। तो ये देख सकते हैं आप कैसे हमने यूज़ किया है इसको। और आपको पता है कि जो पी टैग है वो क्या करता है, आपका डिफाइन करता है पैराग्राफ। तो यहाँ पे स्टाइल आ गया। और एक चीज़ और पढ़ी हमने अभी ऊपर, आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके स्टार्ट टैग में जो है स्पेसिफाई किए जाएंगे। तो 156 के लिए बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट सी एस एस रूल टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ H1 एलिमेंट टू रेड। तो करेक्ट सी एस एस रूल क्या है, ऑप्शन ए देख सकते हैं आप, H1 बैकग्राउंड कलर और रेड। आप ऐसे जो है ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग जो है आप बैकग्राउंड कलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जांपल देख सकते हैं आप, सी एस एस बैकग्राउंड कलर के लिए, द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। एग्जांपल ये है, बॉडी के अंदर इन्होंने बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू यूज़ किया है, तो इसका ये एग्जांपल है कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप कैसे जो है कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये रूल है कुछ। अ वैलिड कलर नेम, या तो आप एक वैलिड कलर नेम दे दो, जैसे इसमें लिखा है रेड, ये सबसे इजी वे है। इसके अलावा एच ई एक्स वैल्यू द्वारा कुछ ये वैल्यूज़ होती हैं, जैसे रेड के लिए FF 4x0 ये यूज़ कर सकते हैं, या RGB वैल्यू भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो 25500। तो तीनों में से किसी भी तरीके से आप जो है बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे H1
बैकग्राउंड कलर ग्रीन, DIV डिव में आपका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, P पैराग्राफ में आपका येलो। ऑप्शन ए 157 के लिए राइट आंसर है। 158 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि आपका जो href है वो यूज़ होगा। href हम URL के लिए यूज़ करते हैं, और वो जो है आपका किस टैग में यूज़ होता है, ए टैग में वो यूज़ होगा href। ये था वो एग्जांपल। देखिए ए टैग ओपन हुआ, अंदर href यूज़ कर दिया, जो भी URL था वो टाइप किया, और देखिए एंड में आपका ये टैग जो है ये क्लोज भी हो गया। और हमने एक चीज़ पहले भी डिस्कस की थी कि जो आपके एम्प्टी टैग्स होते हैं उनको आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपने देखा यहाँ पे ए हमने ओपन किया और ए क्लोज कर दिया, तो आपका जो मोस्ट वाइडली यूज़ होता है, और जो क्वेश्चन में इससे पहले पूछा भी जा चुका है, जो आपका HR टैग होता है उसको एम्प्टी टैग भी बोलते हैं, और उसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एनालॉग कंप्यूटर, तो ये 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इनपुट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म, ये पहली है। इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, आउटपुट इज़ डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से जो आपका करेक्ट है वो ओनली बी, यानी जो सेकंड है वो सही है। इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। इनपुट जो है वो आपकी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तब वो आगे प्रोसेसिंग के लिए जाती है, तो डिजिटल में कन्वर्ट नहीं होती है। ये स्टेटमेंट है जो आपकी करेक्ट है। माफ़ कीजिए, जो इनपुट है आपकी वो नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, ये सही लिखा है क्योंकि वो आपका बाइनरी में कन्वर्ट होती है, तो ये सही है। इसके अलावा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर। तो लॉजिकल यूनिट की क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटी है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, टू कंपेयर डाटा। तो लॉजिकल यूनिट होती है आपकी CPU में, वो आपके डाटा को कंपेयर करने के काम आती है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी 160 के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप 161, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो याद रखेंगे आप। MICR की फुल फॉर्म क्या होगी। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन बी 161 का राइट है। नेक्स्ट है 162, विच प्रिंटर यूज लाइट बीम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर। तो आप सभी जानते होंगे प्रिंटर जो आपका लेज़र प्रिंटर होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर और लाइट बीम का यूज़ करता है। 163 देख लेते हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो इसमें बताया है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी का कौन सा एग्जाम्पल है। तो रोम रीड ओनली मेमोरी जो है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसके अलावा रैम, LSI, VLSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, रैम ये आपके वोलेटाइल मेमोरी है जो कि वैनिश हो जाता है पावर ऑफ होने पे, और जो आपकी नॉन वोलेटाइल है वो रोम। ऑप्शन बी सही आंसर है। 164 देख लेते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है उसको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, रिक्वायर कांस्टेंट पावर। तो सेकेंडरी स्टोरेज को आपकी कांस्टेंट पावर की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार सेव कर लिया तो उसके बाद आप सिस्टम जब ऑन करेंगे तो आप इसको फिर से फैच कर सकते हैं जो भी डेटा आपका होगा। जबकि आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है होती है या प्राइमरी स्टोरेज बोलते हैं उसको जो है कांस्टेंट पावर की ज़रूरत नहीं होती है, और रैम उसका एग्जांपल है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखिए, तो जो रैम था वो वैनिश हो जाती है आपकी, यानी वोलेटाइल है वो। नेक्स्ट देख लेते हैं 165, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर। ये जो बाइनरी नंबर दिया है इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पिछले वीडियो में भी एक एग्जांपल था, उसको हमने डिस्कस किया था। चलिए इसको देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये बाइनरी नंबर लिख लिया हमने। अब हम राइट साइड से इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई शुरू करना, 2⁻0 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, और एक एक पावर आपकी इंक्रीज़ करते रहेंगे, बीच में प्लस का साइन आता रहेगा। 0 × 2⁻0 आ गया, फर्स्ट 0 जो आपके राइट साइड में है, प्लस नेक्स्ट आपका 1 है,
तो 1 लिखेंगे, इसको 2 रेज़ टू पावर 1 एक पावर जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगी, और ऐसे आगे तक आप इसको लिखते रहेंगे। इसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका देख सकते हैं आप 74 जो है ये आंसर आ गया। हो सकता है आप सभी इसको जानते हो, जो नहीं जानते उनके लिए बता दिया मैंने। नेक्स्ट है विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ सिस्टम प्रोग्राम दैट टुगेदर कंट्रोल द ऑपरेशन ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए राइट आंसर है। तो सिस्टम प्रोग्राम जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर के ऑपरेशन उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए 166 का राइट आंसर है। 167 है व्हाट इज़ क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। जो आपकी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से आपकी लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज है आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। इसके अलावा कोबोल और C++ हैं आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं। मशीन के अलावा अगर आपके पास ऑप्शन में असेंबली लैंग्वेज का नाम आएगा तो असेंबली लैंग्वेज भी आपकी जो है लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। तो याद रखेंगे आप, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आपकी ये 2 लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। इसके अलावा जो भी आपके पास ऑप्शन में दी गई होगी वो सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस होंगी। नेक्स्ट है व्हेन यू इंस्टॉल अ न्यू प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर इट इज़ टिपिकली एडेड टू द। तो जो आप जब भी कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं आपके कंप्यूटर में तो आपको वो कहाँ दिखता है? तो ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे आप, तो वहाँ पे वो ऐड दिखेगा आपको ऐड हुआ। तो ऑप्शन ए 168 के लिए राइट आंसर है। 169 देख लेते हैं। विच टर्म इज़ यूज्ड इन MS वर्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ करेक्टिंग समथिंग। तो किसी चीज़ को करेक्ट कर रहे हैं जो पहले से लिखा गया है तो उसको हम बोलते हैं कि एडिटिंग की है, या एडिट या फिर एडिटिंग, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन डी जो है, माफ़ कीजिए, 169 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 170 देख लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द सेल कंटेंट अलाइनमेंट इन MS एक्सेल इज़। तो ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आई थिंक पिछले जो हमने इससे 2-3 वीडियो पहले पिछला क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ हमने एग्जांपल भी देखा था इसका करके। तो उसमें जो है आपकी टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट अलाइन होती हैं और नंबर जो है आपके राइट अलाइन होते हैं MS एक्सेल के सेल में जब भी आप कुछ टाइप करते हैं। जैसे आप नाम लिखेंगे, मैं हिम क्विक लिखूंगा तो HIM क्विक, H जो है आपका जो पहला वर्ड होगा वो आपके सेल के लेफ़्ट में अलाइन हो जाएगा। और अगर मैं वहाँ पे नंबरिंग दूंगा कुछ, जैसे क्वेश्चन नंबर है 170, अगर मैं 170 किसी सेल में लिखूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका वो राइट की तरफ जो है आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो 170 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अ फाइल विच कंटेन्स रेडीमेड स्टाइल स्लाइड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint इज कॉल्ड। तो ये हमने पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है और इसी एग्ज़ाम में, इसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, लेकिन इसको पूछने का तरीका कुछ और था वहाँ पे। तो टेम्पलेट बोलते हैं हम, जो रेडीमेड स्टाइल होते हैं, जो टेम्पलेट्स होते हैं आपके पास दिए हुए वो रेडीमेड होते हैं, बस आपको जो है अपना डेटा जो है उनमें डालना होता है। तो जैसे जिस प्रकार से वो पहले बने हुए होते हैं टेम्पलेट्स, वैसा ही जो है उसी तरीके से आपका डाटा जो है उसमें डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो टेम्पलेट्स ऑप्शन डी जो है 171 के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 172। इसमें पूछा गया है इन DBMS विच लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब हाउ डाटा इज स्टोर। तो यहाँ से ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा है किस लेवल पे है जो आपको पता चलता है कि डाटा कैसे स्टोर होगा, किस तरह से स्टोर होगा। तो एब्स्ट्रैक्शन का कौन सा लेवल आपको ये डिस्क्राइब करता है? तो फिजिकल लेवल पे आपको पता चलेगा कि आपका जो डाटा है किस हिसाब से डाटाबेस में स्टोर हो रहा है। तो डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS इज इसेंशियली नथिंग मोर देन अ कंप्यूटराइज्ड डेटा कीपिंग सिस्टम। ये कुछ भी नहीं है, बस एक डेटा कीपिंग सिस्टम है जो डेटा को आपका स्टोर करता है, कीप करता है, यानी स्टोर करता है। और जो यूज़र होते हैं उस सिस्टम के, वो क्या है, उनको बहुत सी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने की फैसिलिटी मिलती है। आप उसमें आइदर मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन द डेटाबेस और मैनेजमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इटसेल्फ। तो उसमें आप डेटाबेस में उस डेटा को मैनेज कर सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर भी जो है अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो यही है आपका जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर होता है,
उसमें 3 लेवल्स होते हैं, फिजिकल, कंप्यूटेशनल, माफ़ कीजिए कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल। तो आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, फिजिकल, कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल, ये आपके 3 आर्किटेक्चर होते हैं डेटा BBMS के अंदर। में पूछा गया था कि आपका जो है कौन सा लेवल जो है कैसे डाटा स्टोर हो रहा है, कौन सा लेवल बताता है, तो आपका फिजिकल लेवल, ऑप्शन सी राइट आंसर था 172 के लिए। नेक्स्ट है द इंटरेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विद इन अ टाइम शेयरिंग सिस्टम मे बी बेस्ट सुइटेड टू, तो ऑप्शन बी जो है हाफ डुप्लेक्स लाइंस जो है इसका राइट आंसर होगा। जो इंटरेक्टिव ट्रांसमिशन होता है डेटा का और जो टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर हो, विद इन टाइम शेयरिंग सिस्टम, तो उसको बेस्ट कैसे आप बेस्टली एक्सप्रेस कर सकेंगे, हाफ डुप्लेक्स लाइन, ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है। हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये हमने देखा था, 3 चीज़ें देखी थी हमने, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, तो उनके एग्जाम्पल भी देखे थे हमने। और अगर आपको याद होगा तो सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल था आपका रेडियो, एक तरफ से ट्रांसमिशन हो रही है, रिसीवर पॉइंट पे वो मिल रहा है, लेकिन वन वे आपकी उसमें वो हो रही है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट था आपका हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में दोनों साइड जो है आपकी डेटा ट्रांसमिट होता है, रिसीव भी होता है, ट्रांसमिट भी होता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म होता है। इसका एग्जांपल हमने वॉकी टॉकीज देखे थे। जबकि फुल डुप्लेक्स में सेम टाइम पे आपका डाटा ट्रांसमिट भी होगा, रिसीव भी होगा और दोनों साइड पे होगा ये साइमल्टेनियसली, और इसका एग्जांपल था हमारे पास सेल फोन या आपके लैंडलाइन फ़ोन। नेक्स्ट देख लेते हैं, 174 में हमसे पूछा गया है पर्सनल लॉग्स और जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर ऑल्सो नोन एज, तो ब्लॉग्स कहते हैं हम उन्हें, जो आपके पर्सनल लॉग्स होते हैं और जर्नल एंट्री होती है जो आप वेब पे जो पोस्ट करते हैं, वो आते हैं आपके ब्लॉग की कैटेगरी में, ब्लॉगिंग करते हैं बहुत से लोग। 174 का ए जो है राइट आंसर होगा। 175 देख लेते हैं, वॉर्म्स नॉर्मली मूव अराउंड एंड इन्फेक्ट द अदर मशीन थ्रू, तो जो वॉर्म्स होते हैं आपके वो एक मशीन से दूसरे मशीन, या कह सकते हैं हम कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे जाते हैं, तो ऑप्शन बी जो है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जो है वॉर्म जो है नॉर्मली क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं मशीन, एक मशीन से दूसरी मशीन को। तो याद रखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आपके नॉर्मली जो है वॉर्म्स इन्फेक्ट करते हैं मशीन्स को। नेक्स्ट है 176 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। 176 में हमसे पूछा गया है नैंड गेट कैन बी यूज टू परफॉर्म विच टाइप ऑफ ऑपरेशन, तो ऑप्शन जिसने ए लगाया है या सी लगाया था क्वेश्चन में वो दोनों सही थे। तो और जो है और ऑपरेशन आपका परफॉर्म नहीं होता है नैंड गेट में, एंड और नॉट आपके 2 तरह के ऑपरेशन है परफॉर्म होते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने जब ये गेट डिस्कस किए थे तो आपको बताया था कि कैसे इनके परफॉर्म करते हैं, ये कितनी इनपुट्स होती हैं, कैसे आउटपुट देते हैं ये। तो 176 में जिसने आपका ऑप्शन सी और ए लगाया था वो दोनों सही था। इसके अलावा जो पहले इसकी ऑफिशियल की आई थी उसमें डी जो था वो सही था, लेकिन बाद में जब ये चेंज किया गया, जो आपकी फाइनल आंसर की आई अल्ट्रेशन के बाद, उसमें ऑप्शन ए और सी दोनों सही थे। तो 176 में नैंड गेट में आपके नॉट और एंड दोनों ऑपरेशन जो है यूज़ किए जाते हैं, परफॉर्म होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।